Validity in educational assessment and evaluation. In this video, we are going to discuss validity in test construction in educational assessment and evaluation. तो validity क्या है? Validity in test construction is the degree to which a test measures what it claims to measure. It is a criteria. It is a critical part of establishing the overall validity of a testing methodology. See, validity एक टेस्ट कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग वैलिडिटी को देखें तो यहाँ कि उसी का ऑब्जेक्टिव जो है वो जो क्लेम कर रहा है वो कितना दूर तक मेजर कर पा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वैलिडिटी बोलते हैं। मान लीजिए एक आप टेस्ट डेवलप किए हैं 10th क्लास का स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में उनका अचीवमेंट कितना आया है। उसके लिए अगर आप जो टेस्ट डेवलप किए हैं, आप जो पर्पज फिक्स किए हैं, वो पर्पज को आपका टेस्ट अगर अच्छे से मेजर कर पा रहा है जो आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा पर्पज है, इसके लिए मैं ये टेस्ट डेवलप किया हूँ और ये टेस्ट क्या करेगा, ये मेरा पर्पज को फुलफिल कर सकता है, लेकिन वो कितना दूर तक कर पा रहा है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वैलिडिटी बोलते हैं। अगर इसी का इम्पोर्टेंस को देखे तो ये एंश्योर करता है एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन कि टेस्ट तो ऐसे ही डेवलप करके इम्प्लीमेंट करके स्कोर हमारा निकल आता है, लेकिन अगर टेस्ट वैलिड नहीं है तो इसी का इंटरप्रिटेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो गलत होता है। और उसी के साथ साथ इट्स ऑफर्ड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो उसी का जो स्कोर आएगा उसी को कहाँ भी एविडेंस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक टेस्ट वैलिड ही नहीं है और हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एविडेंस के हिसाब से, तो वो वैलिड नहीं होगा और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए अगर कहाँ आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है, हो गया, तो क्या करना पड़ेगा कि एक टेस्ट का पहले वैलिड टेस्ट लेना पड़ेगा और उसी का जो स्कोर आएगा वो स्कोर को हम क्या कर सकते हैं कि एविडेंस के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनहांस फेयरनेस एंड इक्वालिटी, और उसी के साथ साथ ये फेयरनेस को भी एनहांस करता है और उसके साथ साथ इक्विटी को भी क्या करता है, एनहांस करता है, और कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, और उसी के साथ साथ ये एजुकेशनल प्रोग्राम का ओवरऑल क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करता है और उसको क्रेडिबल्स बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज कंटेंट वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी है क्या? द डिग्री टू व्हिच ए टेस्ट रिप्रेजेंट ऑल फैसेट ऑफ ए गिवन कंस्ट्रक्ट और ए डोमेन। कि कंटेंट वैलिडिटी मतलब एक डिग्री कि जो टेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे के सारे जो कंटेंट है उसी को, वो कंस्ट्रक्ट का जो कंटेंट है और सारे के सारे डोमेन को वो कवर अप कर पा रहा है या नहीं। कि देखिए एक टेस्ट में डेवलप किया हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स का अचीवमेंट जानने के लिए, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे ब्रांचेस है और बहुत सारे डोमेन है एक ही सब्जेक्ट में, हो गया, वहाँ ज्योमेट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, बहुत सब कुछ आता है। तो कितना दूर तक मेरा टेस्ट जो मैं डेवलप किया हूँ सारे के सारे डोमेन को वो कवर अप किया है अच्छे से, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कंटेंट वैलिडिटी, हो गया। और इट इज क्रूशियल फॉर अचीवमेंट टेस्ट एंड करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। और ये कंटेंट वैलिडिटी के बात जब आ रहा है ये बहुत ही क्रूशियल बन जाता है किसके लिए, अचीवमेंट टेस्ट के लिए, और उसके साथ साथ कोई भी करिकुलम बेस्ड असेसमेंट जब कर रहे हैं तब कंटेंट वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस बन जाता है। कंटेंट वैलिडिटी इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट, दैट इज appropriateness of sample and the learning level। और ये कंटेंट वैलिडिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि appropriateness of test
कि एक टेस्ट का एप्रोप्रिएटनेस कितना है, उसी को हम लोग कंटेंट वैलिडिटी से ही जानते हैं, हो गया। और इसीलिए एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट बोला भी जाता है, और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सैंपल भी इसी को बोला जाता है। Content validity is the most important type of validity which can be achieved through a careful examination of the test content। कि देखिए कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी है जिसी को कि अचीव किया जा सकता है कि एक केयरफुल एग्जामिनेशन और केयरफुल स्टडी करके हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट यूजफुल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट। और ये कंटेंट वैलिडिटी जो होता है ये हमको एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसका बारे में, कि हम जो टेस्ट डेवलप किए हैं उसी का एप्रोप्रिएटनेस को लेकर हमको एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसी का इवैल्यूएशन मेथड को, तीन तरह से हम लोग कंटेंट वैलिडिटी निकालते हैं। एक तो एक्सपर्ट जजमेंट कि हम लोग टेस्ट डेवलप कर दिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सपर्ट लोगों से भेजते हैं, और एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं कि उसी को रिव्यू करते हैं और हमको फीडबैक देते हैं। ठीक ऐसे कंटेंट एनालिसिस और एक मेथड जिसी के थ्रू कि हम लोग कर सकते हैं कंटेंट वैलिडिटी, वो है कंटेंट एनालिसिस, जिसी को कि हम लोग सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, हो गया, वही करिकुलम्स मटेरियल को, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये हमारा करिकुलम है और ये हमारा टेस्ट है, और मैच करते हैं। अगर मैच कर रहा है तो उसी को हम लोग कंटेंट वैलिडिटी है बोलते हैं। स्पेसिफिकेशन मैचिंग, और उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन मैचिंग में क्या होता है कि हम लोग एक ब्लूप्रिंट का जैसा स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं कि ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर का ये वाला पार्ट, ऐसे एक स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, हो गया, और वो स्पेसिफिकेशंस को मैच करवाते हैं हम जो डेवलप किए हैं वो टेस्ट के साथ, हो गया। और ऐसे जब हो रहा है इसी को भी हम लोग कंटेंट वैलिडिटी निकालते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखिए कि एक हाई स्कूल्स में बायोलॉजी एग्जाम्स हो रहा है, और वो बायोलॉजी एग्जाम में वो सारे के सारे कंटेंट जो उनका सिलेबस में है, हो गया, करिकुलम है, उसको कवर अप किया है या नहीं, उसी को हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं उसी को हम लोग कंटेंट वैलिडिटी बोल रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैलिडिटी है, और ये मतलब बहुत डिफिकल्ट वाला वैलिडिटी है। तो इसी को हम लोग वेक्टोरियल्स वैलिडिटी भी बोलते हैं, ट्रेड वैलिडिटी भी बोलते हैं, और इसी को छोड़कर भी और भी इसी का बहुत सारे नाम है, हो गया, वेक्टोरियल वैलिडिटी, ट्रेड वैलिडिटी इसको बोला जाता है। और यहाँ क्या देखा जाता है, द एक्सटेंट टू व्हिच द टेस्ट में बी सेड टू मेजर ए थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट, कि यहाँ देखा जाता है कि कितना दूर तक एक कंस्ट्रक्ट जो थियोरेटिकली है वो प्रैक्टिकली कितना दूर तक अचीव किया जा पा रहा है, मतलब जो बोल रहा है, हो गया, कि वो कितना दूर तक प्रैक्टिकली दिख रहा है और वो मतलब प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। पहले कंस्ट्रक्ट का मतलब समझ लीजिए। कंस्ट्रक्ट मतलब एक ऑब्जर्वेबल ट्रेट, जैसे कि पेन, एंजाइटी, इंटेलिजेंस, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। और इसी को जब मेजर करने के लिए हम लोग को कोई टेस्ट बनाते हैं, हो गया, और वो टेस्ट को हम लोग वो टेस्ट का हम लोग वैलिडिटी निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम लोग बोलते हैं। और ये टेस्ट ज़्यादातर क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसी में ही इसी को यूज किया जाता है। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में जो मेथड यूज किया जाता है वो सबसे ऊपर आता है फैक्टर एनालिसिस, और आज का डेट में ये फैक्टर एनालिसिस वो हर एक टाइप ऑफ वैलिडिटी में यूज होना स्टार्ट हो गया है, और इसी का इम्पोर्टेंस जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है फैक्टर एनालिसिस का। तो यहाँ किया जाता है कि जो कंस्ट्रक्ट का जो डिफरेंट डायमेंशन है, ओके, वो डायमेंशंस को क्या किया जाता है कि स्टडी किया जाता है। उसके बाद मल्टी ट्रेड और मल्टी मेथड्स मैट्रिक्स, और इसी में वो सारे के सारे कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट्स वैलिडिटी जो है उसी को स्टडी किया जाता है। नॉन ग्रुप टेक्निक, और यहाँ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है दो ग्रुप जो कि एक्सपेक्टेड टू डिफर, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो डिफर कर रहे हैं वो दोनों को कंपेयर किया जाता है। और एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन, यहाँ एक इंटरवेंशन दिया जाता है और मैनिपुलेट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और एक रिसर्च ओरिएंटेड एक तरह का ये प्रोसीजर स्टेप यहाँ फॉलो किया जाता है। अगर इसी का स्टेप का बात किए तो यहाँ हम लोग पहले करते हैं कि जो स्पेसिफाइंग द पॉसिबल डिफरेंट मेजर ऑफ द कंस्ट्रक्ट की जो पॉसिबल मेजर जो है वही कंस्ट्रक्ट का उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। और उसके बाद डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना दूर तक को रिलेटेड है बिटवीन ऑल और सम ऑफ द मेजर ऑफ द कंस्ट्रक्ट की जो वो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसी के साथ वो कितना दूर तक को रिलेटेड है उसी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वेदर और नॉट all or some measure act as if they were measuring the construct। और उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कितना दूर तक कर रहा है या कर नहीं रहा है, कि कितना दूर तक वो मेजर्स जो कंस्ट्रक्ट है वो कंस्ट्रक्ट को मेजर कर पा रहा है हम जो डेवलप किए हैं। ये 3 स्टेप के अंदर भी बहुत सारे सब स्टेप हमको फॉलो करना पड़ता है और ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होता है ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्राइटेरियन वैलिडिटी। A criterion validity investigate the extent of correspondence agreement between the score obtained from the newly developed test and score obtained on an independent outside criterions available to see। criterions related validity का बारे में जब आप सोच रहे हैं तब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में सोचना कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम लोग कर रहे थे एक क्राइटेरिया को फिक्स कर रहे थे और उसके बाद स्टूडेंट्स को टेस्ट कर रहे थे और उसका अचीवमेंट जो है वो क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर रहे थे। ठीक सेम यहाँ देखने के लिए मिलता है कि क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में यहाँ भी हम कुछ क्या करते हैं कि क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं। हो गया, क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं जो न्यूली डेवलप किया हुआ टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उनका जो स्कोर होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। न्यूली डेवलप टेस्ट और जो क्राइटेरिया जो पहले डेवलप हुआ है वो टेस्ट और कोई क्राइटेरिया और उसके बाद वो दोनों से क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है और इसी को बोला जाता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी 2 तरह का होता है, एक कॉन्करेंट वैलिडिटी और एक प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी में हम लोग क्या करते हैं कोरिलेशंस निकालते हैं करेंट मेजर्स को लेकर, लेकिन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर्स परफॉर्मेंस के साथ कोरिलेट करना स्टार्ट करते हैं। अगर कंकरेंट वैलिडिटी का बात करें तो यहाँ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कंकरेंट वैलिडिटी बोथ द न्यूली डेवलप्ड टेस्ट एंड इंडिपेंडेंट आउटसाइड क्राइटेरियन मेजर विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सेम ग्रुप एट द सेम टाइम। कि देखिए कि कंकरेंट वैलिडिटी में हम जो डेवलप किए हैं टेस्ट और जो क्राइटेरिया के तरह हम जो टेस्ट को फिक्स किए हैं वो दोनों टेस्ट को साइमल्टेनियसली क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, एडमिनिस्टर करते हैं द एक्सटेंट एग्रीमेंट कॉरेस्पोंडेंस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों में क्या किस तरह का कोरिलेशन है। यहाँ हम लोग प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन टेक्निक को यूज करते हैं और ये स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करते हैं और देखते हैं कि कितना कोरिलेशन है कितना कोरिलेशन नहीं है। ओके, अरे कॉन्करेंस वैलिडिटी को अगर हम लोग देखें ये बहुत ही सुइटेबल होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेटस रेदर देन द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। कि ये प्रेजेंट स्टेटस को ही रिव्यू करने के लिए, प्रेजेंट स्टेटस को ही कोरिलेट करने के लिए, हो गया, प्रेजेंट स्टेटस को ही स्टडी करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। फ्यूचर्स आउटकम्स के लिए, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर आउटकम्स के लिए बहुत ही कम ये सुइटेबल होता है। अगर इसी का स्टेप को अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक जो न्यूली डेवलप्ड टेस्ट है उसको एडमिनिस्टर करते हैं, हो गया, और उसके बाद इंडिपेंडेंट आउटसाइड क्राइटेरियन जो टेस्ट हम लोग फिक्स किए हैं क्राइटेरिया के हिसाब से उसी को भी हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद दोनों टेस्ट का जो स्कोर है उसको ड्रॉ करते हैं और लास्ट में कोफिशिएंट कोरिलेशंस निकालते हैं। अगर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का बात करें तो ये एक तरह का वैलिडिटी है जो कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट द टेस्ट कंस्ट्रक्टर विल एडमिनिस्टर it on a defined group of individual learner and then a time gap of month or year will be allowed and subsequently independent outside criterion measure score will be obtained by administering a test to the same group।
the extent of agreement and correspondence between two set of measure score will be calculated by applying product movement correlation. किसी अगर हम लोग देखें प्रेडिक्टिव और कॉन्करेंट में दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो डेवलप किए हैं टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर दिए और कुछ गैप दिए। कॉन्करेंट में क्या हो रहा था कि साइमल्टेनियसली दोनों टेस्ट को हम लोग एक ही ग्रुप के अंदर क्या कर रहे थे, ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पहले एक ही ग्रुप सिलेक्ट किए, उसी के ऊपर हम लोग जो डेवलप किए उसी को एडमिनिस्टर किए, कुछ गैप दिए, फिर जो हम लोग क्राइटेरिया के हिसाब से जो हम फिक्स किए हैं उसी को इम्प्लीमेंट किए। उसके बाद दोनों का स्कोर को हम लोग ड्रॉ किए और कोरिलेट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशंस कोएफिशिएंट कोरिलेशंस हम लोग निकाले और उसके बाद हम लोग क्या किए कि उसका वैलिडिटी निकाले। ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो क्या करता है, नीडेड फॉर टेस्ट मीन फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट टू एकेडमिक अचीवमेंट वोकेशनल सक्सेस। एकेडमिक अचीवमेंट वोकेशनल सक्सेस हो गया। ये सब जो को लेकर बेस करके जो हम लोग को बनाते हैं टेस्ट, उसमें इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, इट इज ए कंपैरेटिव स्टडी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी हैज रिवील्ड दैट फॉर द सेम टेस्ट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी यूजुअली लोअर देन कॉन्करेंट वैलिडिटी। कि अगर हम लोग देखें ये दोनों को यूज करेंगे तो ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी यूजुअली लोअर रहता है, कहाँ से, एक कॉन्करेंट वैलिडिटी से। द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द टेस्ट एंड क्राइटेरिया डिक्रीज ओवर टाइम। और ये जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट की ये टेस्ट और क्राइटेरियंस के वो ओवर द टाइम क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। अगर फेस वैलिडिटी का बात करें तो ये एक तरह का वैलिडिटी है कि यह इसी को हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हम लोग ऐसे ही कैसे दिख रहा है या नहीं, ऐसे दिखते हैं। अगर हम लोग मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाए हैं, वो मैथमेटिक्स का अगर 3 क्लास का 3rd स्टैंडर्ड के लिए अगर कोई मैथमेटिक्स टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट बनाए हैं तो वो हमको दिख रहा है ये कि नहीं कि ये 3rd ग्रेड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को टेस्ट कर पाएगा या नहीं, हो गया, उनका अचीवमेंट को टेस्ट कर पाएगा या नहीं, वो ऐसा दिख रहा है या नहीं, ऐसे सिर्फ एक्सपर्ट लोग दिखते हैं और उसी को फेस वैलिडिटी बोला जाता है। और ये इफेक्ट करता है टेस्ट टेक और मोटिवेशन एंड स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस, हो गया, कि ये मोटिवेट करता है एक तरह से कि वो सारे के सारे स्टेक होल्डर को। और यहाँ कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सर्वे टेस्ट टेकर को लिया जाता है, एक्सपर्ट रिव्यू लिया जाता है, हो गया, और ग्रुप विथ पोटेंशियल यूजेस को फोकस ग्रुप को डिस्कशन भी किया जाता है। कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी ये एक तरह का इंटेंडेड और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को जो हम लोग एक टेस्ट में डाल रहे हैं और उसी का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और दिख रहे हैं तो उसको कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी बोलते हैं। इसी का जो इम्पोर्टेंस है ये क्या है, वो एड्रेस करता है एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ टेस्टिंग को। और यहाँ इम्पैक्ट स्टडीज, स्टेक होल्डर इंटरव्यू, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज, ये सब किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग थ्रेड को दिखे वैलिडिटी का तो बहुत सारे देखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे ऊपर जो आता है वो कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन, कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं, हम जो टेस्ट डेवलप किए हैं वो सारे के सारे कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक्सपर्ट का रिव्यू लेना पड़ता है, फैक्टर एनालिसिस करना पड़ता है और वो कंपैरिजंस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट इरिवेलेंस वेरिएंस, कि जो वहां पर हम लोग टेस्ट डेवलप करते हैं तो सबको तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन रिलीवेंट नहीं रहता है। जिस क्लास का, जिस स्टूडेंट का, जिस पर्पज के लिए हम लोग टेस्ट डेवलप किए हैं वो उसी को फुलफिल नहीं कर रहा रहता। तो उस टाइप का जब हम लोग टेस्ट डेवलप रहे हैं ये एक तरह का थ्रेड होता है। और यहाँ हमको फिर 2 तरह का देखने के लिए मिलता है कंस्ट्रक्ट रिलेवेंट डिफिकल्टी, कंस्ट्रक्ट इरिवेलेंट इजीनेस, इरिवेलेंट डिफिकल्टी एंड इरिवेलेंट इजीनेस, कि जब हम लोग अनइंटेंडेड ऑब्स्टेकल दैट मेक द टेस्ट, हो गया, कि जब एक बहुत ही हार्ड टेस्ट हम लोग बना दे रहे हैं, हो गया, जो कि इंटेंडेड नहीं है, वो एक अनइंटेंडेड ऑब्स्टेकल है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट इरिवेलेंट वेरिएंस। और उसी के साथ साथ जब इजी हो जा रहा है तब कंस्ट्रक्ट इरिवेलेंट इजीनेस उसको हम लोग बोल रहे हैं। इसी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट, ये तो क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट कल्चरल बायस, कल्चरल बायस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्रेड है हमारा वैलिडिटी के लिए।
अगर वैलिडिटी निकल जब जा रहे हैं उससे पहले हम लोग कल्चरल बायस को पहले चेक कर लेना चाहिए कि टेस्ट में कुछ कल्चरल बायस है कि नहीं। अगर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट रिव्यू, कल्चरल एक्सपर्ट रिव्यू लेना चाहिए, DIF एनालिसिस करना चाहिए, क्वालिटेटिव फीडबैक लेना चाहिए लोगों से और उसमें चेंज करना चाहिए। और उसके साथ साथ मेथड बायस, हम लोग बहुत बार टेस्ट डेवलप कर लेते हैं लेकिन उसका जो मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत सारे दिक्कत आता है। तो वो है क्या, वो एक तरह के थ्रेड की तरह काम करता है हमारा वैलिडिटी के लिए। और इसी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई करता है और शायद यहाँ से नहीं आएगा। नेक्स्ट टेम्परल इंस्टेबिलिटी, टेम्परल इंस्टेबिलिटी भी एक थ्रेड होता है। नेक्स्ट वैलिडिटी इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन में देखिए तो वैलिडिटी किस तरह से काम करता है। देखिए पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद ब्लूप्रिंट ही बनाते हैं और ये ब्लूप्रिंट जो होता है वो एक हमको अच्छा वाला एप्रोप्रिएट टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमको देता है। और यहाँ जो क्या क्या रहता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहता है और उसके साथ साथ कंटेंट एरिया रहता है और उसके साथ साथ कॉग्निटिव लेवल रहता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या वेव का जो डेप्थ नॉलेज है वो दोनों कोई भी थ्योरी का हम लोग कॉग्निटिव लेवल्स को चेक करते हैं। उसके साथ साथ आइटम टाइप्स रहता है, नंबर ऑफ आइटम्स पर कैटेगरी, ये ब्लूप्रिंट में सब कुछ रहता है। लेकिन जब आइटम डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं तो इसको एनहांस करने के लिए, आइटम डेवलपमेंट में वैलिडिटी को एनहांस करने के लिए हम लोग को बहुत सारे गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि जो हमारा टेस्ट जो डेवलप किए हैं वो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होना चाहिए और उसके साथ साथ क्लियर अनएम्बिगुअस क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज होना चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होना चाहिए हमारा टारगेट ग्रुप, टारगेट पॉपुलेशन के साथ। ना कि 3 क्लास 3rd ग्रेड का स्टूडेंट के लिए आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं लेकिन लैंग्वेज यूज किए हैं +2 लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का। तो इस तरह का सिचुएशंस नहीं क्रिएट होना चाहिए कि आप जिसके लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उस स्टैंडर्ड का लैंग्वेज क्लियर और अनएम्बिगुअस मैनर में आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड कल्चरल बायस एंड स्टीरियोटाइप्स, ये अगर है तो वो भी वैलिडिटी उसका कम हो जाएगा। तो इसीलिए कल्चरल बायस, स्टीरियोटाइप्स को भी हमको अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल्स भी होना चाहिए वो पर्पस के हिसाब से, और इंक्लूड रेंज ऑफ कॉग्निटिव लेवल्स, और कॉग्निटिव लेवल्स के हिसाब से भी हम लोग को वो टेस्ट को डेवलप करना चाहिए। और डेवलपमेंट प्लॉजिबल डिस्ट्रक्टर, हाँ उसके साथ साथ वो डिस्ट्रक्टर हम लोग को वो जिसके लिए पर्पस है हमारा तो उसी के हिसाब से हम लोग को डिस्ट्रक्टर भी फिक्स करना चाहिए। अगर टेक्निक का बात करें तो यहाँ 4 तरह का टेक्निक को हमको फॉलो करना पड़ता है। पहले तो आइटम्स राइटिंग वर्कशॉप लेना पड़ता है जहाँ की वो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से कैसे हम लोग उसको बनाते हैं वो हमको सिखाया जाता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव लाभ, जो टारगेट पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन उसी के ऊपर वो ध्यान देता है। एडिटोरियल रिव्यू करना चाहिए। हो गया। अगर आइटम्स एनालिसिस का बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है टेस्ट डेवलपमेंट में, जो कि आइटम का क्वालिटी और टेस्ट का वैलिडिटी को एनहांस करता है। और इसके लिए हम लोग 4 स्टेप यूज करते हैं और 4 टेक्निक यूज करते हैं। पहला तो डिफिकल्टी इंडेक्स, जिसको P वैल्यू बोला जाता है, और एक आइटम्स का जो आइडियल्स डिफिकल्टी रेंज है वो कितना रहता है, 0.3 से लेकर 0.7 रहना चाहिए एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। ओके, अगर हम लोग को देखिए डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में हम लोग वो पॉइंट वाइज रियल्स कोरिलेशंस और आइटम टोटल कोरिलेशंस को हम लोग यूज करते हैं। और इसी का जो आइडियल्स वैल्यू रहता है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का वो भी 0.3 रहना चाहिए। हो गया। और डिस्ट्रक्टर एनालिसिस का बात करें तो यहाँ हम लोग वो जो डिस्ट्रक्टर है उसको एनालाइज करते हैं और हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करने वाला जो डिस्ट्रक्टर है उसको यूज करते हैं। हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंशियल्स आइटम्स फंक्शनल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग भी एक टेस्ट कंस्ट्रक्शंस का एक इम्पोर्टेंस फेज होता है जहाँ की हमको पता लगता है कि किस तरह का फॉल्ट मेरा डेवलप किया हुआ टेस्ट में है और क्या क्या इसमें डेवलप किया जा सकता है, वो सब कुछ हमको यहाँ से हमको मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखिए स्टैंडर्डाइजेशंस, तो स्टैंडर्डाइजेशंस एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। हो गया। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर वैलिडिटी असेसमेंट की अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक को देखिए कौन कौन सा यूज हो रहा है वैलिडिटी में, तो पहले तो आता है फैक्टर एनालिसिस में। आपको बोला था EFA CFA आज का डेट में बहुत ही चल रहा है। ये कोई भी टूल, कोई भी टेस्ट कोई डेवलप कर रहा है तो उसी का एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंप्लीमेंट्री फैक्टर एनालिसिस
वो निकल रहा है। हो गया, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन सा फैक्टर जो वो बाहर का और अंदर का वो कितना दूर तक रिलेटेड है। हो गया, जब EFA यूज कर रहे हैं तो यूज व्हेन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इज अननोन। जब आपका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर अंदर का पता नहीं है तो आप EFA यूज करेंगे, लेकिन जब आपको टेस्ट हाइपोथेसाइज फैक्टर स्ट्रक्चर पता है तो तब आप CFA यूज करेंगे। और इस स्ट्रक्चरल इक्वेशंस मॉडलिंग ये दोनों का एक पार्ट है। नेक्स्ट आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी, ये आज का डेट में ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इसी का पर्पज ही होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है आइटम्स का, जो फंक्शनिंग है उसी को एनालाइज करना। और यहाँ पैरामेट्रिक लॉजिस्टिक मॉडल्स हो गया, रेस्ट मॉडल जिसको बोलते हैं, इसी का अलग अलग स्टेजेस आता है और उसी को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। हो गया, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशंस मॉडलिंग जो लास्ट टाइम में बोला था उसी को भी अभी यूज किया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल्स वो जो टेस्ट आप डेवलप किए हैं उसी के अंदर जो वेरिएबल है, जो कंस्ट्रक्ट है, किस तरह का रिलेशनशिप है एक दूसरे से, उसी को जानने के लिए। और अगर हम लोग को वैलिडिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट अगर देखिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोग को किस तरह का वैलिडिटी देखते हैं। देखिए, वैलिडिटी को एनहांस करने के लिए हम लोग को जो टेस्ट वाइज फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं और उसके साथ साथ प्लेजेबल डिस्ट्रक्टर देते हैं, कवर हायर ऑर्डर थिंकिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस को सबको इंक्लूड करते हैं, एक एप्रोप्रिएट आइटम फॉर्मेट को यूज करते हैं। हो गया, और उसके साथ साथ ऐसे में हम लोग को क्लियर डिटेल स्कोरिंग रूब्रिक्स डेवलप करना चाहिए, ट्रेंड्स रेटर्स को हम लोग ट्रेन करना चाहिए और उसके साथ साथ मल्टीपल रेटर्स को हम लोग को इवेल्युएट करने के लिए देना चाहिए। हो गया, और अगर हम लोग परफॉर्मेंस असेसमेंट में ऐसे दिखे तो यहाँ प्रैक्टिकली हमको सब कुछ करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट में भी हमको इस तरह से क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ इंश्योर करना पड़ेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है या नहीं, और उसके साथ साथ जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसीजर है उसी में कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा और दिखना पड़ेगा जो ओरिजिनलिटी ऑथरशिप है वो कितना दूर तक है। ओके, अगर क्लासरूम्स में अगर इम्पोर्टेंस असेसमेंट को हम लोग दिखे तो ये करिकुलम के साथ कितना दूर तक अलाइन है उसको हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर जो है कितना दूर तक उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं उसी को हम लोग देखते हैं। अगर स्ट्रैटेजी को अगर हम लोग दिखे तो एनहांस करने के लिए तो ये पहले तो देखते हैं कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग इंस्ट्रक्शन है वो कितना दूर तक उसी के साथ अलाइन है, और उसके साथ साथ हम लोग को वेराइटी ऑफ असेसमेंट मेथड्स को यूज करना चाहिए। हो गया, क्योंकि वो अलग अलग वेराइटी ऑफ एस्पेक्ट को एक स्टूडेंट का जज कर सके, और उसके साथ साथ एक क्लियर क्राइटेरिया रूब्रिक्स परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट उसको फिक्स करना चाहिए और इन्वॉल्व रहना चाहिए स्टूडेंट इन द असेसमेंट प्रोसेस। स्टूडेंट्स जो असेसमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना चाहिए, जैसे असेसमेंट आज लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, फियर असेसमेंट, ये सब वो कुछ होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कंटिन्यूसली रहना चाहिए। चैलेंजेस तो बहुत कुछ है, लेकिन उनमें से जो टाइम, रिसोर्स हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, टीचर्स क्वालिटी, टीचर्स बायस, सब्जेक्टिव असेसमेंट, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल अप्रोचेस अगर वैलिडेशन का देखिए क्लासरूम्स में तो वो है कोलैबोरेटिव रिव्यू। अगर कोई टेस्ट डेवलप कर दिए तो वो डेवलप करने के बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट एडमिनिस्टर करने की वजह से पहले हम लोग को हमारा अगर पीयर जो टीचर्स लोग हैं उनसे एक बार भी अगर डिस्कशन करें तो उसका वैलिडेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और उसके साथ साथ एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अगर हम लोग को लास्ट जो स्टूडेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट या जो CCE जो हो रहा है उसी का जो परफॉर्मेंस है उसी को अगर हम लोग एनालाइज करें और उसके बाद टेस्ट डेवलप किए तो वो भी हमारा वैलिडेशन उसका भी उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, हमारा टेस्ट का डेवलप हो सकता है। और उसके साथ साथ एक कंपैरिजन जब कर रहे हैं कि असेसमेंट रिजल्ट के साथ जो हम जो किए हैं तो उस टाइम भी हो सकता है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट का फीडबैक लेकर जब हम लोग टेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसी का वैलिडिटी भी डेवलप हो सकता है।